हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग पुनः फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि कल हम लोग कुछ दूर देखे थे, जिसमें कि आज हम लोग आई पार्ट से यानी कि अंक वाला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा कि अब हम लोग ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र देखते हैं। मानव नेत्र किस लेंस का बना होता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद बताइएगा इसमें कि यानी कि रेटिना जो होता है कैमरा में किसके भांति कार्य करता है? फिल्म के भांति। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कोर्निया यानी स्वच्छ पटल देख लेते हैं। यह आंखों का सबसे बाहरी भाग झिल्ली नुमा संरचना होता है, कौन होता है? कोर्निया होता है। ठीक है, यह रक्त के संपर्क में होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। ठीक है, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कोर्निया। ठीक है, अब आइरिस देख लेते हैं यानी परितारिका, यानी कि यह आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, उसके बाद आंखों का रंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? आइरिस के अनुसार यानी परितारिका के अनुसार। कौन कौन से आंखों के रंग हो सकते हैं? काला, नीला और भूरा। ठीक है, उसके बाद अब बताइएगा कि यानी कि रंग यानी कि प्यूपिल जो होता है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, उसके बाद क्यों इसका रंग काला होता है? क्योंकि यह सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मानव नेत्र किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस। यह कितने पेशियों से जुड़ा हुआ रहता है? 6 मांसपेशियों से। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? सिलेरेली यानी कि सिलेरेली मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि आंखों का सबसे पिछला भाग कौन सा होता है? रेटिना होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबिंब आंखों में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ठीक है, उसके बाद बताइए इस पर 2 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, जो कौन कौन होते हैं? रॉड सेल और कॉन सेल। यानी रॉड सेल क्षण कोशिका, कौन सेल हो गया शंकु कोशिका। बताइएगा कि प्रकाश की तीव्रता को बताती है, अर्थात अंधेरा तथा प्रकाश का आभास कौन सा सेल कराता है? रॉड सेल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यह वस्तु के रंग का ज्ञान कराता है, कौन सेल। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको। अब हम लोग नेत्र के रोग देख लेते हैं। बताइएगा कि यानी कि इसमें निकट दृष्टि दोष में लेंस की मोटाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें निकट दृष्टि दोष में वस्तु कहाँ की नहीं दिखाई पड़ती है? नजदीक की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। ठीक है, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है और लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बताइएगा कि निकट दृष्टि के दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद बताना है कि आपको दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? लेंस की मोटाई घट जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसमें कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? निकट या दूर वाला? निकट वाला दिखाई नहीं देता है, दूर वाला दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसके उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। अब हम लोग जरा दृष्टि दोष देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? प्रेस बायोपिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि बीमारी जो कि बुढ़ापे में होती है, वो कौन सी बीमारी होती है? जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है? निकट और दूर दोनों की वस्तुएं नहीं दिखती है। इसके उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी उसी को बाइफोकल लेंस कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अगर यदि प्रेस बायोपिया से कोई पीड़ित है, उसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग जो किया गया, उसमें बताइएगा कि लेंस में ऊपर साइड कौन सा लेंस लगा होता है? और नीचे ऊपर अवतल और नीचे उत्तल, एक ही यानी कि शीशा चश्मे में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि अबिंदुकता में क्या होता है? क्षैतिज यानी खड़ा हुआ और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वह कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बताइएगा कि लेंसों यानी कि आंख के ऊपर मांसपेशी जब छा जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसके लिए कोई लेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि कलर ब्लाइंडनेस हम लोग बंधता देख लेते हैं। इसमें व्यक्ति लाल और किस रंग में पहचान नहीं कर पाता है? लाल और हरा में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है। ठीक है, इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि
वर्णधता में जो होता है कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है? एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद बताइए वर्णधता कैसी रोग है? ये अनुवांशिक रोग है। ठीक है, उसके बाद वस्तु का रंग देखना हम लोग को, कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वह उसी रंग का दिखाई देता है। बताइएगा कि सफेद दिखने वाली वस्तु क्या करता है? सभी रंगों को परावर्तित कर देता है, इसी कारण वह क्या होता है? सफेद दिखता है। और काला दिखने वाला वस्तु क्या करता है? सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यानी प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। ठीक है, टीवी में कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? प्राथमिक रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि द्वितीयक रंग क्या होता है? प्राथमिक रंग को मिलने से द्वितीयक रंग बनता है। जैसे कि बताइएगा कि अगर यदि ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? सियान कलर या पीकॉक नीला। रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो बनेगा यानी पीला। ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो मेजेंटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद पूरक रंग क्या होता है? पूरक रंग वैसा रंग जिन्हें आपस में मिलाने पर सफेद बन जाए वो क्या होता है? पूरक रंग होता है। जैसे कि येलो और ब्लू मिलाने के बाद क्या बन जाएगा? सफेद बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि रंगों का यह नियम पेंट पर लागू होता है? नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कोई वस्तु एवं अपने रंग की तभी दिखाई देता है जब वह श्वेत प्रकाश में देखा जाए या स्वयं के प्रकाश में दिखा जाए, यानी कि उसी रंग में देखा जाए तभी वह उसी रंग का दिखाई देगा। ठीक है, बताइएगा कि पीला फूल लाल रंग में कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। वही लाल गुलाब लाल रंग में कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। ठीक है, उसके बाद हरा चादर हरे रंग में कैसा दिखेगा? हरा दिखेगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देखने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि इसमें एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि यह वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, इसमें कम फोकस दूरी होता है, इसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह वस्तुओं को ज्यादा बड़ा नहीं कर पाता है। वह कौन सा सूक्ष्मदर्शी होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस को लगाया जाता है? 2 उत्तल लेंस। ठीक है, उसके बाद बताना है कि लेंस वस्तु की ओर जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अभिदृश्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। उसके बाद जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? नेत्रिका के नाम से जाना जाता है। बताइएगा चश्मा लगाने वाला व्यक्ति यदि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है तो उसे चश्मा क्या करना होगा? हटाना होगा। ठीक है, उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर और अधिकतम कितना होता है? अनंत होता है। उसके बाद खगोलीय सूक्ष्मदर्शी देख लेते हैं। खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में कितना लेंस लगा होता है? 2 लेंस लगा होता है, यानी 2 उत्तल लेंस लगा होता है। यह वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है? बड़ा कर देता है और काल्पनिक और उल्टा बनाता है। पार्थिव सूक्ष्मदर्शी में कितना लेंस लगा होता है? 3 लेंस लगा होता है, यानी 3 उत्तल लेंस लगा होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा यानी कि दूरदर्शी में उत्तल एवं अपतल दोनों लेंस का प्रयोग किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं प्रक्षेप गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी जब किसी वस्तु को धरातल के साथ किसी कोण पर फेंका जाता है तो उसकी गति को किस गति के नाम से जाना जाता है? प्रक्षेप गति के नाम से जाना जाता है। जैसे धनुष, तोप, भाला ये सभी प्रक्षेप गति का पालन करता है। बताइएगा कि प्रक्षेप के दौरान वस्तु जितनी दूरी पर जाकर गिरता है उसे किस नाम से जाना जाता है? परास, यानी रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर यदि पूछा जाए कि अधिकतम रेंज के लिए वस्तु को किस एंगल से फेंका जाना चाहिए? 45 डिग्री। वही अधिकतम ऊंचाई के लिए किस एंगल से फेंका जाना चाहिए? 90 डिग्री के यानी एंगल से फेंका जाना चाहिए। अब हम लोग बल देख लेते हैं। बताइएगा कि यानी कि बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, बताइएगा कि बल कितने प्रकार के होते हैं? बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। संतुलित बल यानी बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स हो गया असंतुलित बल। ये बताइए, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई लड़का सूटकेस लेके खड़ा है तो उसमें कौन सा बल लग रहा है? संतुलित बल, क्योंकि पृथ्वी भी उसे उतने ही बल से खींच रहा है और लड़का भी उसे उतना ही बल से लेके खड़ा है, तभी वह
सूटकेस अस्थिर है। वही अगर यदि कोई लड़का पृथ्वी पर से उठा के सूटकेस को अपने माथे पर रख लेता है, तब उसमें कौन सा बल लगा? असंतुलित बल। यानी कि पृथ्वी जितना लगा रहा था उससे जब तक ज्यादा नहीं लगाया तब तक तो वो ऊपर आ नहीं सकता है। तो ये कौन सा बल हो गया? असंतुलित बल। बताइएगा कि बल एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, उसके बाद इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। बताइएगा कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, गति से संबंधित न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। बताइएगा कि यानी कि गैलीलियो के नियम से किस नियम को जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। जड़त्व के नियम से किसे जाना जाता है? न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है। ठीक है, बताइएगा कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है उसे क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व क्या होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, भारी वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का अधिक क्या करता है? विरोध करेगा। ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विराम जड़त्व और गति जड़त्व। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह कौन सा जड़त्व हुआ? विराम जड़त्व। ठीक है, जैसे कि इसमें उदाहरण हो गया दरी, कपड़ा या कंबल को झाड़ने पर धूल कण गिरना। कौन से जड़त्व का उदाहरण है? विराम जड़त्व का। अचानक गाड़ी से चलने पर सवारी पीछे की ओर झुक जाता है। कौन से जड़त्व का कारण? विराम जड़त्व। शीशे पर गोली मारने पर चटकता नहीं बल्कि वह छेद हो जाता है। किसके कारण? विराम जड़त्व के कारण। ठीक है, उसके बाद बताना है आपको कि अब हम लोग गति जड़त्व देखते हैं। यानी कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए या रोका नहीं जाए। तो यह कौन सा जड़त्व हुआ? गति जड़त्व। ठीक है, अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। किस कारण? गति जड़त्व के कारण। तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक नहीं रुक पाता है। किसके कारण? गति जड़त्व के कारण। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अब हम लोग न्यूटन के द्वितीय नियम में चलते हैं कि इस नियम के द्वारा बल का क्या मिलता है? व्यंजक मिलता है, यानी कि समीकरण, परिभाषा पहले से मिल गया था। न्यूटन के गति के पहले नियम से परिभाषा, और समीकरण किससे मिलता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मिलता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसके अनुसार संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि इसमें क्या होता है? कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ क्या करता है? पीछे खींच लेता है, यानी कि समय को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं न्यूटन के तीसरा नियम। इसमें यानी इससे बल की किस प्रकृति यानी गुण की क्रिया प्रतिक्रिया का रिएक्शन किसे कहा जाता है? न्यूटन के तृतीय नियम को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसमें जैसे उदाहरण हो जाएगा कि नाव से उतरने पर नाव पीछे की ओर चली जाती है। किस गति के नियम के कारण? तीसरे के गति के नियम का। बंदूक से गोली चलाने पर झटका लगता है, न्यूटन के तृतीय गति के नियम के कारण। रॉकेट यानी नीचे की ओर बल लगाता है जिस कारण ऊपर वह उड़ जाता है। किस कारण? न्यूटन के गति के तृतीय नियम के कारण। ठीक है, उसके बाद बताइएगा बालू पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहां क्या होता है? प्रतिक्रिया बल कम होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग संवेग देख लेते हैं, यानी कि द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को किस नाम से जाना जाता है? संवेग। संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग यानी mv होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि गति के सूत्र बताना है कि गति का प्रथम सूत्र कौन सा होता है? v बराबर u प्लस at होता है। गति का द्वितीय सूत्र s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड सूत्र क्या होता है गति का? ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि वेग और समय की स्थिति यानी वेग और समय का परिभाषा किससे मिलता है? फर्स्ट यानी कि प्रथम गति के नियम से। उसके बाद स्थिति और समय का परिभाषा किससे मिलता है? द्वितीय नियम से। उसके बाद वेग और स्थिति की जानकारी किससे मिलती है? तृतीय नियम से मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि यानी कि बताइएगा कि आवेग। अब हम लोग इम्पल्स यानी आवेग की ओर चलते हैं। यह है कि जब बहुत बड़ा बल कुछ छोटे समय के लिए किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? आवेग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि कैच लेते समय खिलाड़ी को चोट लग जाता है, किसके कारण? आवेग के कारण। ठीक है, उसके बाद अचानक गिरने पर हड्डी टूट जाती है, किसके कारण? आवेग के कारण। यानी कि बहुत ही कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल लग गया तो वह उसी को आवेग कहा जाता है। सर्कस में जो ईट को तोड़ देता है यानी कि बहुत ज्यादा ईट को तोड़ देता है, वो किसके कारण? आवेग के कारण ही वह कर पाता है। ठीक है, उसके बाद
बताइएगा कि आवेग बराबर क्या होता है? बल गुना समय होता है। ठीक है, आवेग का इकाई क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसका बीमो क्या होता है? ml/t पर पावर -1 होता है। और यानी कि संवेग का बीमो क्या होता है? ml/t पर पावर -1 होता है। इसीलिए आवेग और संवेग का बीमो क्या होता है? समान होता है। अब हम लोग घर्षण यानी फ्रिक्शन की ओर चलते हैं। यानी घर्षण एक प्रकार का क्या है? बल है, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी विरोध करता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि मशीनों में घिसावट होती है और हम चल पाते हैं किसके कारण? घर्षण के कारण। घर्षण को कम करने के लिए कुछ उपाय है, जैसे कि सर्पी घर्षण को किस में बदल देना है? लोटनी घर्षण में। ठीक है, सतह पर क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। यानी वस्तु कोई एक विशेष आकार प्रदान कर दिया जाता है, उससे भी घर्षण कम हो जाता है। घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्नेहक या लुब्रिकेंट का उपयोग किया जाता है, जैसे कि थूक, मोबिल, ग्रीस, तेल, ग्रेफाइट, ग्लिसरॉल, ये सभी कौन क्या है? घर्षण को कम करने का लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक है। उसके बाद ये पाउडर भी इसी में आ जाता है। बताइएगा कि घर्षण तल के क्षेत्र पर निर्भर करता है? नहीं करता। घर्षण तल के क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह तल के प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो खुदरा है या चिकना है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि बर्फ पर घर्षण करना, बर्फ पर घर्षण क्या होता है? कम या अधिक? कम होता है, जिसके कारण चलना उस पर क्या होता है? मुश्किल होता है। सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग कार्य, ऊर्जा, शक्ति चैप्टर देखते हैं। इसमें अब सबसे पहले कार्य देखेंगे। बताइएगा कि बल तथा विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य कहा जाता है। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? F cos थीटा होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। उसी को दूसरे भाषा में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य का बीमो क्या होता है? ml/t पर पावर -2 होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कार्य का मात्रक जूल होता है। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10⁻⁷ अर्ग होता है। यानी 1 अर्ग बराबर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? -7 जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यदि विस्थापन 0 हो जाए तो कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि दीवार पर बल लगाने पर दीवार नहीं खिसक रहा है तो कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है तो कार्य कितना होगा? 0 हो जाएगा। यानी कूली द्वारा किया गया कार्य, यानी जैसे कि मतलब सामान लेके प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो कार्य क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद कार्य निकालने के लिए एक सूत्र और होता है, वर्क बराबर mgh भी आप लगा सकते हैं। mg को यहाँ क्या लिखा जाता है? बल लिखा जाता है, और h विस्थापन आपका हो गया। तो ये भी क्या होता है? कार्य निकालने का सूत्र होता है। उसके बाद अब हम लोग ऊर्जा देख लेते हैं। ऊर्जा का इंग्लिश में ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? एनर्जी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए ऊर्जा तथा कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है? समान होता है। और बीमा भी इसका क्या होता है? समान होता है। ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कौन कौन होते हैं? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि अपने स्थिति के कारण उत्पन्न किसी कार्य को करने की क्षमता को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। स्थितिज ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि स्थितिज ऊर्जा की का मान किस पर निर्भर करता है? उसके ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा? बढ़ेगा, और ऊंचाई घटने पर घटेगा। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसी के कारण पौनी टंकी को कहाँ रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है। ठीक है, बांध द्वारा रुके जल में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थित ऊर्जा होती है। ठीक है, बांध के नीचे तल पर जल का प्रेशर अधिक रहता है, जिस कारण बांध का निचला दीवार क्या किया जाता है? चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि स्थितिज ऊर्जा का दैनिक उपयोग हम लोग देख लेते हैं। छत से लटका हुआ पंखा सिर्फ लटका हुआ है तो कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। और तनी हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। या तनी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। बांध या तालाब में रुका हुआ जल स्थितिज ऊर्जा। तना हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा। चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, अब हम लोग
गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों किसमें होता है, पहले इसको देख लेते हैं। जैसे हुआ चलता हुआ पंखा, क्योंकि उस पे हाइट भी है और वो चल भी रहा है, तो उसमें कौन सा हो जाएगा, स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यानी कि आगे हो जाएगा कि चलती हुई गाड़ी में बैठा व्यक्ति, यानी कुछ हाइट पे बैठा होगा, उसके बाद वो चल भी रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्थितिज और गतिज दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अब हम लोग गतिज ऊर्जा देखेंगे। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, काइनेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। यदि यानी कि अपनी गति के कारण कार्य करने की उत्पन्न क्षमता को क्या कहा जाता है, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो गया, चलता हुआ हथौड़ा, क्या गतिज ऊर्जा हो गया। छोड़ा गया तीर क्या होता है, गतिज ऊर्जा। तनी हुई तीर क्या होता है, तना हुआ धनुष, स्थितिज ऊर्जा। छोड़ा गया तीर गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन देख लेते हैं। दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि सबसे अधिक होता है, यानी इसका परास जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे अधिक होता है, क्योंकि दूर के वस्तु को भी खींचने का इसको क्षमता होता है। लेकिन अब पूछा जाएगा कि सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, इसकी प्रकृति सदैव क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी कि सदैव यह खींचने के ही मूड में रहता है। उसके बाद बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, न्यूटन ने किया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि F बराबर सूत्र क्या होता है, G(m1 × m2 बटे r² होता है। ठीक है, G क्या है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका मान कितना होता है, 6.67 ठीक है, उसके बाद बताना है कि ग्रहों के गति के संबंधित नियम अब हम लोग देख लेते हैं। पृथ्वी यानी कि ग्रहों के गति से संबंधित नियम पहले यह किसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उनका चक्कर लगा रहा है, यह किसने बताया, टॉलमी ने बताया, जो कि गलत बताया। ठीक है, उसके बाद टॉलमी के इस सिद्धांत को गलत करके किसने बताया कि सूर्य स्थिर है लेकिन पृथ्वी उसका चक्कर लगाता है, कोपरनिकस ने बताया। बताइएगा कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है। ग्रहों के गति के कितने नियम केपलर द्वारा दिए गए, 3 नियम दिए गए। बताइएगा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, यह यानी कि इसके फोकस पर कौन होता है, सूर्य होता है। ठीक है, यह कौन सा नियम था, केपलर के पहले नियम था। उसके बाद दूसरा नियम है कि किसी भी ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, अर्थात समय के एक निश्चित अंतराल में ग्रह द्वारा किया गया क्षेत्र समान होता है, जिस कारण जब ग्रह सूर्य के करीब आता है उस समय उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यह दूसरा नियम था। उसके बाद केपलर के तीसरा नियम, किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ दक्ष के तृतीय घात के यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है, यानी T² समानुपाती क्या होता है, 1 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम लोग दाब देख लेते हैं, यानी प्रेशर देख लेते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को किस नाम से जाना जाता है, दाब के नाम से, यानी प्रेशर के नाम से। दाब कैसी राशि है, अदिश राशि है। दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इसी को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि इसका दाब का एक अन्य मात्रक होता है, वह कौन होता है, बार होता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि दाब बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, किंतु क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल घटाने पर दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यानी कि इसी कारण यानी कोई भी चाकू सब जो होता है उसका क्या किया जाता है, धार वाला भाग में क्षेत्रफल उसको कम कर दिया जाता है, ताकि दबाव ज्यादा यानी ज्यादा लगे और आसानी से कट जाए। उसके बाद बताइएगा कि जब व्यक्ति अपने एक पैर पर खड़ा होता है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक दबाव लगाता है। उसके बाद बताना है कि वायुमंडलीय दाब अब हम लोग देख लेते हैं। वायु के विभिन्न परतों के द्वारा लगाए जाने वाले दाब को किस नाम से जाना जाता है, वायुमंडलीय दाब। यानी कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय यानी वायुमंडल के परत क्या होती है, घटते जाती है, इसीलिए ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। ठीक है, उसके बाद बताना है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण
कुछ इस प्रकार है, जैसे यानी वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण क्या क्या घटना घटती है। जैसे हवाई जहाज में पेन की स्याही क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। पर्वतों पर जाने पर नाक से खून होने लगता है, किसके कारण, वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। उसके बाद बताना है पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब घटने से क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। इसी कारण खाना क्या होता है, देर से पकता है। ठीक है, गुब्बारा जब ऊंचाई पर जाता है तो वह किसके कारण फट जाता है, वायुमंडलीय दाब के घटने के कारण। ठीक है, उसके बाद एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना बार होता है, 1 बार होता है। यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1 बार, यानी कि 1.013 गुना 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को क्या कहा जाता है, पास्कल कहा जाता है। यानी कि उसके बाद बताना है कि पानी के बुलबुला का दाब क्या होता है। अब यानी कि जल के अंदर बुलबुले का दाब बाहर के पानी के दाब से क्या होता है, अधिक होता है, जिस कारण वह बाहर आने पर क्या होता है, फट जाता है। यानी कि बताइएगा कि जब बुलबुला नीचे से ऊपर आता है तो उसका आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बुलबुला यानी कि बड़ा बुलबुला सबसे पहले सतह पर आएगा और छोटा बुलबुला बाद में आता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब। अब हम लोग देख लेते हैं, यानी द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब उसके घनत्व, ऊंचाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। इसीलिए एक सूत्र होता है, दाब बराबर क्या हो जाएगा, HDG। हाँ, HDG यानी हाइट और डेंसिटी और गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, उसके बाद बताए ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्या होता है, यानी पानी में ऊंचाई बढ़ने पर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण पानी की टंकी को ऊंचाई पर रखा जाता है। उसके बाद बताना, ऊंचाई बढ़ने पानी में दाब घट जाएगा, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। ठीक है, इसी कारण पानी की टंकी को ऊपर रखा जाता है। बताइएगा कि यदि किसी नली से कोई द्रव्य प्रवाहित हो रही है तो इस द्रव्य का दाब नली के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात पतली नली से द्रव्य तेजी से निकलेगा। बताइएगा कि जब किसी बंद पात्र में द्रव्य या गैस भरा जाता है तो वह अपने सभी दिशाओं में समान दबाव लगाता है। यह किसका नियम है, पास्कल का नियम है। इसी के आधार पर कुछ यंत्र है जो कि है हाइड्रोलिक ब्रेक, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि संयंता। अब हम लोग विस्कोसिटी देख लेते हैं। द्रव्य तथा गैसों के अणु के बीच एक बल कार्य करता है जो उसके गति को विरोध करता है। इसी बल को किस नाम से जाना जाता है, संयंता के नाम से, यानी विस्कोसिटी के नाम से जाना जाता है। क्या ठोस में संयंता पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अनुभार बढ़ने पर संयंता क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि अनुभार बढ़ने पर संयंता क्या होगा, दो अणु के बीच जो मतलब जितना मतलब घर्षण बल होगा एक तरह से, यानी कि जितना पास सटाएगा उसी को संयंता कहते हैं। यानी दो अणु को खींचने में जितना ताकत लगेगा उसी को किस नाम से जाना जाता है, संयंता। तो ये संयंता किस में होगा, जब ठोस है, ठोस में कण तो चलता नहीं है तो उसमें तो संयंता होगा नहीं। संयंता किस में होगा, द्रव में और गैस में होगा। वही अगर यदि मान लिया जाए कि तापमान बढ़ने पर द्रव की संयंता क्या होती है, बढ़ जाएगी, द्रव की संयंता घट जाती है, क्योंकि दूर कण चला जाएगा तो इसके कारण संयंता घट जाएगी। वही अगर यदि गैस को गर्म करने पर उसकी संयंता क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि सभी गैस एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है और उसमें एक दूसरे से चिपक जाता है, यानी कि संयंता बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ने पर संयंता क्या होता है, बढ़ जाती है। और उसके बाद फिर वायुमंडल में बादल किसके कारण तैरता है, कम घनत्व के कारण और कम संयंता के कारण ही तैरता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा संयंता को किससे मापा जाता है, वेस्कोमीटर से मापा जाता है। शहद, जल तथा तेल में सर्वाधिक संयंता किसका होता है, शहद का होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बर्नौली प्रमेय चलते हैं। बर्नौली प्रमेय किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह धारा रेखीय प्रवाह पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार दाब बढ़ने पर स्पीड क्या होती है, घट जाती है, और स्पीड बढ़ने पर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि स्पीड बढ़ने पर दाब घट जाता है, यानी दाब बढ़ने पर स्पीड घट जाता है और स्पीड बढ़ने पर दाब घट जाता है। इसी कारण देखते होंगे कि यानी कि आंधी में छप्पर उड़ जाता है। क्यों, क्योंकि क्या हुआ कि हवा का स्पीड ज्यादा हो गया, जो कि वायुमंडलीय दाब टीन पे लगा हुआ था वो दाब अब क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाने पर दाब घटता है। तो जब दाब घटता है तो वो छप्पर थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। उसके बाद फिर जो नीचे जो रूम में गर्म वायु था वो उसे क्या करता है, ऊपर उठाता है। जब थोड़ा सा ऊपर उठता है तो जब हवा इधर से आती है तो उसे लेके उड़ जाता है। तो इसी के लिए पूछा जाएगा कि यानी आंधी में छप्पर किसके सिद्धांत के अनुसार उड़ता है, बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। तेज गति से आने वाली रेलगाड़ी के बगल में खड़ा होने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें भी बर्नौली प्रमेय लगता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, दो पानी वाली नाव यानी दो पानी वाली नाव के समीप आती है तो वह क्या होती है, लड़ जाती है इसी के कारण। उसके बाद बताना, अब हम लोग पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की ओर चलते हैं। यानी इसमें है कि यह द्रवों का एक विशेष गुण होता है जिस कारण वह अपना क्षेत्र को क्या करता है, कम करना चाहता है। कौन, पृष्ठ तनाव। जिस कारण द्रव की स्वतंत्र बूंद कैसा होता है, यानी पूछा जाएगा कि द्रव की बूंद गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है, बल बटे लंबाई होता है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या तो न्यूटन प्रति मीटर हो गया या तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर उसे लिखा जाता है। उसके बाद ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, घट जाता है। और वह द्रव पूरे सतह पर क्या होता है, फैल जाता है। गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। उसके बाद गर्म पानी में कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसमें घटता है कि बढ़ता है, घटता है। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव घटना यानी कि जैसे कि बूंद का छोटा छोटा हो जाना। अब वह क्या होता है, कपड़े के सभी भाग में पहुंच जाता है और वहां से गंदगी को निकाल लेता है। उसके बाद बताइएगा, स्प्रे की बूंद गोल किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद बताना है कि अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, जैसे कि अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। नाली के पानी में केरोसिन मिलाने पर मच्छर डूब जाता है, क्यों, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। बूंद छोटा छोटा हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण उसमें मच्छर डूब जाता है। ठीक है, उसके बाद सुई या ब्लेड मच्छर कपूर द्रव के ऊपर तैरता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरता है। धातुओं के वेल्डिंग को गर्म यानी धातुओं की जब वेल्डिंग किया जाता है गर्म करके किया जाता है, क्यों, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा प्रोसेस होता है। बताना है कि पृष्ठ तनाव का गुण कैसा गुण है, ससंजक बल है। ठीक है, यानी ससंजक बल के कारण पृष्ठ तनाव का गुण किसके कारण होता है, ससंजक बल के कारण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्वसंजक बल और असंजक बल देखेंगे। स्वसंजक बल को इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, समान अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है, स्वसंजक बल। ठीक है, बताइएगा कि सर्वाधिक स्वसंजक बल किसमें होता है, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। ठीक है, उसके बाद दूध तथा दूध के दोनों कण आपस में जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़ा होता है, संजक बल के कारण। ठीक है, उसके बाद असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स हम लोग देखेंगे। बताइएगा कि अलग अलग अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है, असंजक बल। ठीक है, बताइएगा कि असंजक बल का मान क्या होता है, अधिक होगा तो एक ही वस्तु दूसरे वस्तु को क्या कर पाएगा, भिगा पाएगा। ठीक है, यानी कि यह उसमें घुल पाएगा। बताइएगा कि दूध और पानी का मिश्रण किसके कारण मिला होता है, असंजक बल के कारण। ठीक है, उसके बाद बताना है कि यदि असंजक बल का मान कम रहा तो एक वस्तु दूसरे को नहीं भिगा पाएगा। जैसे कि अरबी के पत्ते पर पानी नहीं रुकता है, किसके कारण, असंजक बल के कारण, क्योंकि उसका असंजक बल कम है। उसके बाद कांच पर लिखना मुश्किल हो जाता है, किसके कारण, असंजक बल के कारण। बताइएगा कि कांच जो होता है किसमें घुलनशील होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड में यानी HF में घुलनशील होता है। इसी कारण उस पे लिखा जा सकता है कांच पे। किस कांच पे पूछा जाएगा किससे लिखा जाता है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF से लिखा जाता है। बताना है कि अधिक देर तक किसी वस्तु को चिपकने के लिए असंजक बल को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। ठीक है, उसके बाद इसी के कारण क्या होता है, अभी जो लिपस्टिक सब यानी लैक्मे का काजल सब जो आता है उसमें क्या होता है, असंजक बल अत्यधिक होता है। उसी कारण वह क्या रहता है, देर तक वह चिपका रहता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि यदि दो चिपकी हुई वस्तु को छुड़ाना है तो असंजक बल को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक है, उसके बाद बताना इसे कम करने के
लिए क्या किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? स्पिरिट यानी कालीन लगा दीजिए या तो थीनर लगा दीजिए, यानी स्पिरिट। उसके बाद बताइएगा कि असंजक बल को बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तारपीन का तेल मिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि पारा शीशे को नहीं भिगा पाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? असंजक बल कम होता है और संजक बल अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि ब्रश को भिगोने पर यह चिपक जाता है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है। उसके बाद बताना है कि केशिका, तो अब हम लोग कैपिलरी देखेंगे, यानी कि जब बहुत पतली नली में द्रव भरा होता है तो वह ऊपर चढ़ने लगता है। इस गुण को किस नाम से जाना जाता है? केशिकत्व के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि बत्ती में तेल किसके कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण। स्याही का कागज पर फैलना किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण। पारा का नली में ऊपर चढ़ना किसके कारण? केशिकत्व के कारण। बरसात के बाद भूमि द्वारा जल को नीचे सोख लेना किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण। किंतु बरसात खत्म होने के बाद पानी वापस निकलने लगता है, जिस कारण किसान क्या करता है? बरसात के तुरंत बाद खेत को जोत देता है और केशिकत्व नली को क्या कर देता है? तोड़ देता है, ठीक है। बताइएगा कि यानी पेड़ द्वारा जल एवं खनिज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? केशिकत्व के द्वारा। केशिकत्व के साथ साथ जाइलम के द्वारा होता है। इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा कि निम्न में से कौन सा सिर्फ केशिकत्व के कारण होने वाली क्रिया नहीं है, तब उसमें आपका ऑप्शन रहता है पेड़, यानी पेड़ रहता है। इसमें क्या होता है? केशिकत्व के अतिरिक्त जाइलम के द्वारा वह खनिज और लवण को क्या करता है? सोखता है। अतः पेड़ द्वारा जल सोखने के लिए एकमात्र कारण केशिकत्व नहीं होता है। केशिका नली में द्रव की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? 2t cos थीटा बटे RD जी, यानी T हो जाएगा पृष्ठ तनाव, Q हो जाएगा नवचंद्रक कोण, नवचंद्रक हम लोग आगे देख लेंगे। उसके बाद R त्रिज्या होता है, D क्या होता है? घनत्व होता है। बताइएगा कि यदि केशिका नली की त्रिज्या बढ़ा दी जाए, यानी कि मोटी नली में द्रव क्या होता है? कम ऊंचाई पर जाएगा, यानी कम ऊंचाई पर जाता है। और जी का मान बढ़ने पर केश नली की ऊंचाई में क्या कैसा संबंध है? जी और केश नली के ऊंचाई में उल्टा संबंध है, क्योंकि हम लोग वहां देखे थे H बराबर 2t cos थीटा बटे RD जी नीचे आ गया, यानी ये उल्टा संबंध होता है। यानी कि जी का मान बढ़ाने पर केश यानी ऊंचाई क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा कि इसी कारण पहाड़ पर सुरंग में चंद्रमा पर जी का मान घटने पर ऊंचाई क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी अंतरिक्ष किसी उपग्रह तथा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? शून्य होता है, जिस कारण केशिका नली में द्रव्य अनंत ऊंचाई पर चढ़ जाता है। अब हम लोग नवचंद्रक देख लेते हैं, यानी कि जब केशिका नली में द्रव्य चढ़ता है तो इसका ऊपरी शीर्ष सपाट नहीं रहता है, बल्कि या तो उठा हुआ रहेगा या धंसा हुआ रहेगा। इसी को किस नाम से जाना जाता है? नवचंद्रक के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि जल का नवचंद्रक क्या होता है? जल का नवचंद्रक धंसा हुआ होता है। जैसे कि अवतल के तरह होता है जल का नवचंद्रक। जैसे कि ट्यूब हुआ, इसमें पानी जब चढ़ता है तो देखते होंगे कि पहले जो होता है बीच वाला भाग, यानी कि पहले किनारी में मतलब चिपकता है पानी, उसके बाद फिर बीच क्या होता है? थोड़ा सा कम ही रहता है। तब तक देखते हैं कि यहाँ किनारे किनारे मतलब ज्यादा ऊपर आ चुका है, तो इसी कारण इसका आकार कैसा बन गया? अवतल के तरह, यानी धंसा होगा। वही अगर यदि पूछा जाए कि पारा का नवचंद्रक कैसा होता है, तो ये इसका उठा हुआ होता है। पारा क्या होता है? जैसे कि नली में पारा चल रहा है तो इसका ऊपर बीच वाला भाग में ही पारा यानी उठ जाता है, क्योंकि पारा दीवार से नहीं चिपकता है। इसी कारण इसका नवचंद्रक कैसा होता है? उठा हुआ होता है। और लेंस की तरह अगर यदि देखा जाए तो इसमें कौन सा लेंस हो जाएगा? उत्तल लेंस की तरह होता है। उसके बाद बताइएगा पारा का नवचंद्रक उत्तल होने के कारण इसे ऊंचाई पर चढ़ाने में क्या होता है? आसानी होता है। यह तापमान पाने पर आसानी से क्या होता है? पारा प्रसारित होता है, जिस कारण इसका उपयोग किसमें किया जाता है? पारा का थर्मोमीटर में। किंतु ठंडे प्रदेशों में यानी कि ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्कोहल का उपयोग किया जाता है।